Hello everyone. In this video, we are going to learn assessment and audit in GST. ठीक है, असेसमेंट एंड ऑडिट ये चैप्टर में एक अमेंडमेंट भी आई है फॉर May 24 एग्जाम्स. ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि असेसमेंट का मीनिंग क्या होता है. ओके, असेसमेंट का मीनिंग होता है टू असेस. असेस मतलब टू मेजर. ओके, असेस का मीनिंग होता है टू मेजर. अब यहाँ पर क्या मेजर होगा? चलो एवरीवन, यहाँ पर जो ऑफिसर होता है, ओके, जो हम लोग का एक जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होता है, तो वो असेसमेंट करेगा, मतलब वो मेजर करेगा, वो डिटरमाइन करेगा. ओके, मेजर करेगा, डिटरमाइन करेगा. किस चीज का वो डिटर्मिनेशन कर रहा है? आंसर इज अपना टैक्स लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन कर रहा है. ओके, हम लोगों ने सही आईटीसी लिया है या नहीं लिया है, उसका डिटर्मिनेशन कर रहा है. ओके, हम लोगों ने जो भी टैक्सेस पेएबल था वो टाइम पर पे किया है कि नहीं, और अगर लेट किया है तो इंटरेस्ट के साथ किया है कि नहीं, उसका डिटर्मिनेशन कर रहा है. ओके, तो यहाँ पर ऑफिसर क्या करता है? असेसमेंट करता है. असेसमेंट. अभी असेसमेंट सिर्फ ऑफिसर नहीं करता. असेसमेंट सबसे पहले हम खुद करते हैं. ओके, हम सबसे पहले खुद का ही असेसमेंट खुद करते हैं. मीनिंग देयर बाय, हम लोग लायबिलिटी जो होता है वो पहले खुद डिटरमाइन करेंगे. एंड हमने अगर डिटरमाइन किया हुआ लायबिलिटी में कुछ डिफरेंस आता है, प्लस माइनस हो रहा है, तो उस केस में ऑफिसर क्या करेगा? आपको शो कॉज नोटिस देगा, उसका रिप्लाई आपसे लेगा, एंड देन एक ऑर्डर पास करेगा. ओके, तो ये बेसिक प्रोसेस होता है. एक प्रोसेस में वापस से रिपीट कर देता हूँ. ये ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन, ओके, ये वाला जो वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड किया उसमें ऑलरेडी था, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या प्रोसेस होता है. सबसे पहले तो आप आपका लायबिलिटी सेल्फ असेस करते हैं. ओके, सबसे पहले तो सेल्फ असेसमेंट होगा. यू विल सेल्फ असेस योर ओन लायबिलिटी. देन इफ ऑफिसर फाइंड्स सम डिफरेंस between your liability and the liability determined by him, then he will issue you show cause notice. Okay, show cause notice issue करेगा for highlighting the discrepancies. डिस्क्रिपेंसी क्या क्या हो सकता है? आपने ज्यादा आईटीसी लिया टू बी से, ये भी हो सकता है. आपने वन में लायबिलिटी ज्यादा दिखाया लेकिन थ्री बी में लायबिलिटी कम भरा, ये भी हो सकता है. या तो आप जो सर्विस दे रहे हो या फिर गुड्स बेच रहे हो, ओके, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ और आना चाहिए, आपने कुछ और लिया. ठीक है, आपने कुछ ऐसा सर्विस दिया जो आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट है, लेकिन ऑफिसर को लग रहा है कि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होना चाहिए. ओके, देर आर सो मेनी टाइप्स. ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ. आईटीसी अवेल्ड आफ्टर टाइम लिमिट. ठीक है, जो टाइम लिमिट रहता है 30 नवंबर और एक्चुअल एनुअल विच एवर इज अर्लियर. ओके, उस तक आपको आईटीसी लेना चाहिए, लेकिन आपने उस टाइम लिमिट के बाद आईटीसी. ठीक है, तो ऑफिसर क्या करेगा? आपको शो कॉज नोटिस देगा, बोलेगा कि सर आपने टाइम लिमिट के बाद आईटीसी लिया, आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा. ओके, सेकंड ग्राउंड कैन बी, अगर आपने आपके सप्लायर को 180 दिन तक पे नहीं किया था, ओके, उसके बाद अब तक तो पे नहीं किया है, बाद में जब पे करेंगे तब आईटीसी मिलेगा, लेकिन जब शो कॉज नोटिस इशू हुआ है उस दिन पर दैट पर्टिकुलर पेएबल इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, आपने नहीं किया. थर्ड ग्राउंड. ठीक है, बहुत सारा ग्राउंड्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये खाली एग्जाम्पल्स है. देर कैन बी एन नंबर ऑफ ग्राउंड्स. ओके, आपने इन एलिजिबल आईटीसी क्लेम किया. ओके, इन एलिजिबल आईटीसी. आपने लेट पेमेंट ऑफ टैक्स का इंटरेस्ट पे नहीं किया. लेट पेमेंट ऑफ टैक्स का इंटरेस्ट पे नहीं किया. कुछ सर्विसेज जो आपको लगता है कि एक्सपोर्ट है लेकिन वो ऑफिसर के नज़र में एक्सपोर्ट नहीं है. ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि ट्रीटमेंट ऑफ सप्लाईज, ऐसा मैं लिख देता हूँ. इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ केसेस में सोचा कि ये टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है. ओके. ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई ट्रीट किया, ऑफिसर को लगता है टैक्सेबल है. तो ये सब टाइप का डिस्क्रिपेंसीज होता है, जिस वजह से ऑफिसर क्या करता है? आपको शो कॉज नोटिस देता है. ओके, ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस देता है, बोलता है कि ऐसा ऐसा आपने किया है, इसको सही करो.
तो हम लोग को उसको क्या करना चाहिए, हम लोग को उसको रिप्लाई देना पड़ेगा। वी हैव टू रिप्लाई टू हिम। क्या रिप्लाई करेंगे कि जो हुआ है वो सही है। ओके, जो हमने किया वो सही है। ये केस लॉ डालेंगे। ओके, हम लोग बहुत चालान अटैच करेंगे, बहुत कुछ हम लोग को रिप्लाई में डालना पड़ता है। हम लोग का रिप्लाई कंसिडर करने के बाद वो एक ऑर्डर पास करता है। ओके, वो एक ऑर्डर पास करता है। वो ऑर्डर में उसका फाइनल डिसीजन लिखता है, ठीक है। मतलब ऑफिसर का फाइनल डिसीजन, इट इज नॉट कि ये ही हो गया फाइनल, इसके बाद कोई रेमेडी है ही नहीं, ऐसा नहीं। ये ऑफिसर के साइड से फाइनलाइज्ड ऑर्डर। ओके, ऑफिसर के साइड से फाइनलाइज्ड ऑर्डर है। ओके, मतलब ये ऑर्डर मिलने के बाद, ओके, ये ऑर्डर मिलने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर ये ऑर्डर हमारे फेवर में नहीं है, ये ऑर्डर हमारे विरुद्ध है, ओके, हमारे अगेंस्ट है। ओके, इफ दिस ऑर्डर इज अगेंस्ट आवर reply, then what we will do, we will go for appeals, we will go for appeals। हम लोग अपील फाइलिंग करेंगे। आ रहा है समझ में? तो ये ऑर्डर पास करने तक के प्रोसीडिंग्स को कहा जाता है एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। ओके, इसको हम लोग एडजुडिकेशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? अभी यहाँ पर जो ऑर्डर पास होता है इसको टेक्निकल लैंग्वेज में OIO बोलते हैं, ऑर्डर इन ओरिजिनल। ठीक है, आपको ये बुक्स में नहीं मिलेगा किधर, प्रैक्टिकली आपको OIO करके मिलता है। एंड जो अपीलेट अथॉरिटी को हम अपील करेंगे, फिर अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा, उसको बोलते हैं ऑर्डर इन अपील, OIA। ठीक है, ऑर्डर इन अपील होएगा। तो यहाँ पर जो शोकॉज नोटिस है, इसको इशू करने का कुछ टाइम लिमिट रहता है। ओके, वो टाइम लिमिट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर। ओके, ऑर्डर के बाद, दैट इज एडजुडिकेशन के बाद का प्रोसीडिंग्स क्या होता है, ये हम लोग अपील्स एंड रिवीजन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सर इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? ओके, देखो, अपील्स का जो प्रोसीजर है वो इसके बाद के चैप्टर में पढ़ेंगे, डिमांड रिकवरी के बाद। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि शो कॉज नोटिस ऑफिसर कौन से केसेस में इशू कर सकते। ओके, असेसमेंट करना है तो पहले तो शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। तो शो कॉज नोटिस में वो असेसमेंट करेगा। गेटिंग द पॉइंट? वो असेसमेंट का जो ग्राउंड्स रहता है वो शो कॉज नोटिस में मेंशन करेगा। सो इस चैप्टर का मेन फोकस है शो कॉज नोटिस कौन से केसेस में इशू हो सकता है। ओके, हम लोग को रिप्लाई कितने दिन में करना है ये भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद ऑर्डर कौन पास करेगा, वो हम लोग का डिमांड रिकवरी का पार्ट है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। अब तक तो इंट्रोडक्शन ही दिया खाली। सबसे पहला, सेल्फ असेसमेंट। ओके, सेल्फ असेसमेंट मतलब हम लोग खुद ही खुद का लायबिलिटी असेस करते हैं। ओके, असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। हम लोग कैसे असेसमेंट करते हैं खुद के लायबिलिटी का? चलो एवरीवन, हम लोगों ने जो भी सेल्स किया, ओके, उसके लिए ई इनवॉइस बनाया रहेगा। ओके, तो हम लोग खुद का लायबिलिटी खुद ही असेस करते हैं। एंड ITC भी हम लोग खुद ही खुद का असेस करते हैं। तो नेट लायबिलिटी भी हम खुद ही पे करते हैं। कौन से रिटर्न में पे करते हैं? रिटर्न अंडर सेक्शन 39, दैट इज GST-R 3B। ओके, सो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall self assess the taxes payable under this act। ओके, इस एक्ट में जितने भी टैक्सेस हमको पे करने हैं, ये हमें खुद को असेस करना है। एंड उसको असेस करके एक रिटर्न फाइल करना है, एक रिटर्न फाइल कर, ओके, एक रिटर्न फाइल करेंगे। हर पीरियड, टैक्स पीरियड का एक रिटर्न रहता है। ओके, 3B हो सकता है, मंथली हो सकता है क्वार्टरली हो, जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, फाइलिंग करना पड़ेगा। अगर मान के चलो कि सेल्फ असेसमेंट करने में गलती हुआ, कुछ मिस्टेक हुआ। ओके, आपने असेस किया था लायबिलिटी आपका 100 रुपया, लेकिन बाद में चल के लायबिलिटी आता है 80 रुपया, या फिर आता है 120 रुपया। मतलब जो भी आपने असेस किया था उसमें कुछ मिस्टेक था, एरर था। तो उस एरर को आपको क्या करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए। एज पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट,
rectification or omission or incorrect particulars in the return up to can be rectified up to 30th November of succeeding financial year। ओके, मतलब अज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के किसी भी रिटर्न में अगर मिस्टेक हुआ है तो ये कब तक रेक्टिफिकेशन हो सकता है? बाय 30th November ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 2021। ठीक है, मार्च 21 के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है दैट इज 21-22, उसके 30th November तक। क्लियर पॉइंट? 30th November और एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, यहां तक हम लोग किसी भी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, वो आपके दिमाग में क्वेश्चन एक आना चाहिए कि सर GSTR 1 में तो अमेंडमेंट का टेबल है। ओके, इन GSTR 1 देर इज अ टेबल फॉर अमेंडमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर। ओके, जो भी पर्टिकुलर्स है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन सर GSTR 3B में कोई ऐसा पर्टिकुलर है ही नहीं। ओके, 3B में क्या है? खाली टैक्सेबल वैल्यू डालो, जीरो रेटेड सप्लाई का वैल्यू डालो, ITC का वैल्यू डालो, यहाँ पर करेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, अगले मंथ का फिगर को अमेंड कर देंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो जनवरी में सेल्स आपने 100 डाला था, जबकि था 120। अभी फेब का रिटर्न का बारी आया है, फेब में एक्चुअल सेल्स है 150। ओके, फेब का एक्चुअल सेल्स है 150, तो आप लोग यहाँ पर 170 दिखाओगे। अब आपको कितना दिखाना पड़ेगा? 170। 170 दिखाने से क्या हो जाएगा? देखो, जैन का एक्चुअल वाज 120 एंड फेब में आप लोग डालोगे 170। सो जैन का जो एक्चुअल था वो 120 था, पर आपने दिखाया था 100, तो वो 20 हमने यहाँ पर ऐड किया, तो टोटल सेल्स हो गया 270। कि जैन में गलती हुआ था, वो फेब में रेक्टिफिकेशन हुआ। सो 100 प्लस 170, यही आपका एक्चुअल सेल्स है। 120 जैन मंथ का सेल्स है एंड 150 फेब का सेल्स है। सो टोटल मिला के 270 हो गया ना। आ रहा है समझ में क्या किया? मतलब आप लोगों ने क्या करना है, अगले 3B में उसको एडजस्ट करना। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। अभी सेल्फ असेसमेंट में हम लोग RCM का लायबिलिटी भी सही से असेस करना चाहिए। अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस किया तो आपको RCM का लायबिलिटी असेस करना चाहिए। अगर आपने RCM का सेल्स किया तो वो आप लोग को ITC रिवर्स करना पड़ता है। याद है ई का कैलकुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 42-43? ई में एक पॉइंट था RCM आउटवर्ड। तो हम लोग को सेल्फ असेस करने के लिए बहुत सारा चीजें देखना पड़ता है। ओके, जैसे RCM कुछ है कि नहीं है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कुछ है कि नहीं, उस पर भी RCM है। ओके, हम लोगों ने कुछ एक्सपोर्ट किया है तो उसका फॉरेन करेंसी अपने को मिल रहा है कि नहीं, मतलब कि एवरीथिंग टू बी असेस्ड। अगर फॉरेन करेंसी फेमा के टाइम लिमिट में नहीं मिल रहा है तो हमें उसको वापस करना पड़ेगा। सो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू असेस। गेटिंग द पॉइंट? तो सेल्फ असेसमेंट का मीनिंग समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे भी। अभी यहाँ पर ना कुछ हेरारकी मैंने लिखा हुआ है ऑफिसर का। ओके, हेरारकी ऑफ ऑफिसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कौन सा ऑफिसर क्या काम करने वाला है। ओके, कौन सा ऑफिसर क्या काम करने वाला है ये हम लोग को आगे जाके मालूम पड़ेगा। लेकिन तब ऑफिसर का यहाँ पर सिर्फ नाम होगा, दैट इज जॉइंट कमिश्नर बोल दिए। लेकिन तब आपको ये नहीं मालूम होगा कि जॉइंट कमिश्नर ऊपर आता है या असिस्टेंट कमिश्नर ऊपर आता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे, एक हिरारकी देखेंगे। एक हिरारकी देखेंगे कि सबसे लोअर लेवल का ऑफिसर कौन है, उससे हायर कौन है, उसके और हायर कौन है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक स्टडी करेंगे। एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहला आता है सुपरिटेंडेंट, मतलब सबसे लोअर अथॉरिटी। ओके, लोवेस्ट अथॉरिटी, दैट इज सुपरिटेंडेंट। उसके ऊपर इज असिस्टेंट कमिश्नर एंड डेप्यूटी कमिश्नर। ठीक है, असिस्टेंट एंड डेप्यूटी दोनों का पावर लगभग सेम ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर तुम लोग को याद कैसे रखना है, सैड, SAD, सैड, सुपरिटेंडेंट
असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। ओके, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। उसके बाद आता है जॉइंट कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर। उसके बाद कौन आएगा? जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। ठीक है, सैड, जे ए। उसके बाद एकदम सिंपल है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, उसके बाद जॉइंट एंड एडिशनल, उसके ऊपर कमिश्नर, उसके ऊपर कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल के ऊपर चीफ कमिश्नर, एंड फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। ओके, यहाँ पर कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये ऑफिसर का हायरार्की है। इसको याद हो सके तो रखो, नहीं तो नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई इतना एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, पर प्रैक्टिकली मालूम होना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है मालूम है, अगर समझो आपका जो केस है उसका वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर है। ओके, आईजीएसटी वाला केस है, 2 करोड़ से ऊपर का वैल्यू। अगर 2 करोड़ से ऊपर का वैल्यू है तो शो कॉज नोटिस इशू करने का जो पावर होता है वो जॉइंट कमिश्नर या तो एडिशनल कमिश्नर के पास होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा, ये डिपेंड करता है आपके केस के वैल्यू पर। अगर आपका केस का वैल्यू समझो आईजीएसटी का केस है 20 लाख से छोटा है, तो सुपरिटेंडेंट विल इशू यू शो कॉज नोटिस, ही विल कंसिडर योर रिप्लाई एंड ही विल पास ऑर्डर। अगर आपका केस का वैल्यू आईजीएसटी का है 20 लाख से ज्यादा का है लेकिन 2 करोड़ तक का है, तो इस केस में आपको शो कॉज नोटिस आएगा फ्रॉम असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर विल टेक योर रिप्लाई एंड विल पास द ऑर्डर। लेकिन अगर आपका केस 2 करोड़ से ऊपर का है आईजीएसटी वाला, तो यहाँ पर शो कॉज नोटिस आपको आएगा जेसीएसी से, वही लोग आपका रिप्लाई लेंगे एंड वही लोग ऑर्डर पास करेंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है पॉइंट्स? और अगर आपका मैटर सेंट्रल टैक्स का, दैट इज सीजीएसटी एसजीएसटी का मैटर है, तो इसमें इन सभी को हाफ करना है। मतलब अगर आपका केस का वैल्यू दैट इज टैक्स का वैल्यू अप टू ₹10 लाख, तो इस केस में सुपरिटेंडेंट वुड इशू यू शो कॉज नोटिस, ही विल टेक योर रिप्लाई एंड ही विल पास द ऑर्डर। लेकिन अगर सीजीएसटी का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है एंड इट इज अप टू 1 CR, then in that case assistant commissioner deputy commissioner would be in charge of your case। मतलब वो लोग शो कॉज नोटिस देंगे कि फिर वो लोग रिप्लाई लेंगे एंड फिर ऑर्डर पास करेंगे। एंड अगर आपका केस मोर देन 1 CR रहेगा तो जेसी एसी। तो यहां से आप लोग को एक चीज समझ में आ रहा होगा, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स इज नॉट गोइंग टू इशू शो कॉज नोटिस। ये शो कॉज नोटिस इशू नहीं करते। तो ये लोग क्या करते हैं? तो ये लोग एक सुपरवाइजरी पावर रखते हैं खुद के पास। ओके, ये लोग क्या देखते हैं कि बाकी जो अपने सबॉर्डिनेट है वो लोग सही से काम कर रहे हैं, एंड अपील वगैरह फाइल करने का जो पावर है वो इनके पास भी। जैसे अगर मान के चलो जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर आरसीसी के साथ मिल गया एंड उसने ऑर्डर पास कर दिया इन द फेवर ऑफ असीसी, इन फेवर ऑफ असीसी, दैट इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अगर ऐसा ऑर्डर पास किया एसी या फिर जेसी ने, तो यहां पर कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स कैन फाइल अपील, कैन फाइल अपील टू अपीलेट अथॉरिटीज। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? इसका काम क्या है? तो अगर सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज गलत काम करेंगी तो उसके जो ऊपर का अथॉरिटी रहेगा वो क्या करेगा? अपील फाइल करेगा। तो अपील्स में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग तभी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो सुप्रिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, ये तीन। उसके बाद जॉइंट, फिर एडिशनल। ओके, उसके बाद कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। ठीक है, तो इतने ही। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट सेक्शन। एक्चुअली में फर्स्ट सेक्शन तो सेक्शन 60 है, 59 भी है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना हार्ड नहीं। सेक्शन 60 इज वेरी क्रिटिकल।
अमेंडमेंट इज इन सेक्शन नंबर 62। इसमें अमेंडमेंट, ये वाला अमेंडमेंट है। ओके, अपन करेंगे एट अप्रोप्रिएट टाइम। चलो, अभी हम लोग सेक्शन नंबर 60 स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज प्रोविजनल असेसमेंट एंड फाइनल असेसमेंट। भी प्रोविजनल वर्ड का मीनिंग होता है फॉर टाइम बिंग। ओके, प्रोविजनल का मतलब क्या है? फॉर टाइम बिंग। आपने सुना रहेगा प्रोविजनल बैलेंस शीट, प्रोविजनल पीएनएल। ओके, सुना रहेगा। प्रोविजनल मतलब क्या होता है कि अब तक फाइनल नहीं हुआ है, इट इज इन प्रोसेस। तो इन प्रोसेस में जाने से पहले एक जगह पे उसको हम लोग स्टॉप करके जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविजनल। ओके, मान के चलो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो पहले। जो प्रोविजनल असेसमेंट एंड फाइनल असेसमेंट है, इसका जो पहल है, पहल मतलब इनिशिएशन, इनिशिएशन इज डन बाय टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन को जब कभी भी उसके सप्लाईज का रेट ऑफ टैक्स नहीं समझ में आ रहा है, या तो उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा। ओके, दो चीजें, क्या दो चीजें? रेट ऑफ टैक्स एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, दो चीजें हैं। रेट ऑफ टैक्स एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर अगर किसी भी टैक्सेबल पर्सन को कुछ सेल करना है एंड वो सोच रहा है कि सर इसके ऊपर रेट क्या लगेगा जीएसटी का, ये समझ में नहीं आ रहा। ये दो अलग चैप्टर के अंदर फॉल कर रहा है। ओके, जैसे शेविंग मशीन। ठीक है, शेविंग मशीन का अलग से भी कुछ दिया रहेगा, अलग से दिया रहेगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जाना चाहिए कि शेविंग मशीन में? तो अपने को मालूम है कि विच एवर इज मोर स्पेसिफिक, लेकिन समझो अस्सी को नहीं मालूम, तो उसको रेट ऑफ टैक्स क्या लगाना है ये नहीं मालूम पड़ रहा है, या तो वैल्यू नहीं मालूम है। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मालूम। वो सोच रहा है कि हम लोग तो रिलेटेड पार्टी को बेच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर रूल नंबर 28 लगेगा। रूल नंबर 28 बोलता है कि अगर रिसिपेंट को आईटीसी मिलता है तो एनी वैल्यू वुड बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई। यस और नो? बराबर। तो यहाँ पर एनी वैल्यू लेंगे तो क्या वैल्यू लेंगे? क्या 1 रुपया ले लूँ, 10,000 रुपया लूँ, कितना वैल्यू लूँ? तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग मतलब टैक्सेबल पर्सन क्या कर सकता है? तो आंसर इज टैक्सेबल पर्सन कैन गो फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ। व्हेन द टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स, then in that case he can apply for provisional assessment. He can apply for provisional assessment. Okay, taxable person will apply in GST ASMT 01 along with reasons। कुछ रीजंस होंगे, ओके, जो हम लोग अभी अभी डिस्कस किए। तो वो रीजंस क्या करने पड़ेंगे? ASMT 01 में लिखने पड़ेंगे। उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी। ओके, जो भी सर्विस प्रोवाइड होने वाला है उसका प्रूफ, मतलब कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन रहता है सर्विस का वो। ठीक है, तो इस तरीके से उसको सबमिट करना है एंड उसको एक प्रॉमिस करना है कि ही विल पे द टैक्स, ही विल पे द टैक्स एज पर प्रोविजनल ऑर्डर। पहले एज पर प्रोविजनल ऑर्डर मतलब कि ऑफिसर जब तक फाइनल नहीं करता तब तक ऑफिसर क्या करेगा, एक प्रोविजनल ऑर्डर पास करके रखेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अज्यूम करते हैं कि हम लोग को हमारे सप्लाईज का वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं समझ में आ रहा, तो हम लोगों ने क्या किया, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई किया। वी अप्लाइड फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। अब प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ऑफिसर को बोल रहे हैं कि सर हमको अभी अभी सप्लाई करना है, आप मेरे को तुरंत बता दो कि इसके ऊपर क्या रेट ऑफ टैक्स है, इसका क्या वैल्यू, तुरंत बता दो।
तो ऑफिसर प्रोविजनल असेसमेंट कर देगा। अब प्रोविजनल असेसमेंट किया है, मान के चलो कि आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई उसने बोल दिया 30,000 इज द प्रोविजनल वैल्यू। ओके, एंड जीएसटी का रेट 18%। तो ये जो बता रहा है 5,400 भरना है आपको, ये प्रोविजनल ऑर्डर में लिखेगा वो। ही विल राइट दैट इन प्रोविजनल ऑर्डर। प्रोविजनल ऑर्डर में मेंशन करेगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू पे 5,400 रुपीज बाय दिस ड्यू डेट। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ बिलो ग्राउंड्स, ऐसा करके वो एक प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। क्लियर? अब प्रोविजनल ऑर्डर है ये फाइनल नहीं। हो सकता है कि बाद में वैल्यू मालूम पड़े कि 40,000 हो गया, ध्यान से चेक करने पर 40,000 मिला, और रेट ऑफ टैक्स हो सकता है कि 28% हो गया। हो गया मतलब कि वो प्रोडक्ट के ऊपर रेट ऑफ टैक्स 2080 था, पर ऑफिसर को घाई घाई में 18% लगा, दैट इज वो प्रोविजनल में 18%। तो यहाँ पर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जब बनेगा, कितना लायबिलिटी आ रहा है? 40,000 इंटू 28%, 11,200। सो प्रोविजनली हमने कितना पे किया? 5,400। किसके बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। ओके, इसके बेसिस पर हम लोगों ने 5,400 का पेमेंट कर दिया। लेकिन फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में निकल रहा है 11,800। ठीक है, तो ये फाइनल असेसमेंट है, तो इसको बोलते हैं फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। तो फाइनल असेसमेंट जब हो जाएगा तो हम लोग को डिफरेंस जो रहेगा वो पे करना पड़ेगा। और अगर नेगेटिव डिफरेंस है तो हमको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, वी हैव टू अप्लाई फॉर रिफंड। आ रहा है समझ में? सो प्रोविजनल ऑर्डर ऑफिसर को पास करने का एक टाइम लिमिट है। ओके, व्हाट इज द टाइम लिमिट? लेट अस अंडरस्टैंड। द टाइम लिमिट टू पास provisional assessment order is within 90 days from application। ओके, हम लोगों ने अप्लाई किया, उसके 90 दिन के अंदर अंदर ऑफिसर क्या करेगा? ऑफिसर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। क्लियर है क्या? इन AS-70 4, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा इन AS-70 4। अभी प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर जो पास हो रहा है उसमें जितना अमाउंट लिखा है उतना हम लोग को प्रोविजनली पे करना पड़ेगा। ओके, अब जब भी हम लोग प्रोविजनल असेसमेंट का पेमेंट करते हैं, उसके साथ हम लोग को एक बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सर बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड मतलब कि आप लोग खुद को बाइंड कर रहे हो, मतलब खुद को आप लोग कसम दे रहे हो कि फाइनल असेसमेंट में अगर लायबिलिटी ज्यादा निकलती है तो वो लायबिलिटी हम लोग क्या करेंगे? पे करेंगे। ऐसा बॉन्ड एक देना पड़ता है। प्रोविजनल ऑर्डर वुड इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड। ठीक है, अमाउंट ऑफ बॉन्ड रहेगा उसमें, बॉन्ड के साथ साथ सिक्योरिटी। ठीक है, आपने कसम तो खाई, लेकिन कसम से मुकर गए तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोलता है, एक सिक्योरिटी चाहिए, एंड दिस सिक्योरिटी वुड बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। ओके, बैंक गारंटी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर फाइनल असेसमेंट का जो अमाउंट है वो पे नहीं किया, तो वो पे नहीं किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो बैंक गारंटी है उसको एक्सरसाइज किया जाए। ठीक है, और बैंक गारंटी का जो अमाउंट है, दैट इज सिक्योरिटी का अमाउंट, इट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ बॉन्ड अमाउंट। ओके, बॉन्ड अमाउंट क्या रहता है? जितना भी IGST, CGST, SGST पेबल रहेगा वो बॉन्ड आपसे साइन करवाएगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है क्या? मैं वापस रिपीट करता हूँ। प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर में लिखा रहेगा कि इतना इतना अमाउंट आप प्रोविजनली पे करो, इतने इतने अमाउंट का बॉन्ड बनाओ, एंड इतने इतने अमाउंट का सिक्योरिटी फर्निश करो। तो ये तीनों चीजें दी होंगी, पेएबल अमाउंट, बॉन्ड का अमाउंट, एंड लास्ट वन सिक्योरिटी का। क्लियर? इसके बेसिस पर आपका प्रोविजनल पेमेंट हो चुका। अब ये तो प्रोविजनल हुआ है, अब इसको फाइनल भी तो करना पड़ेगा, कि खाली प्रोविजनल करके छोड़ देंगे नहीं, इसको फाइनलाइज भी करेंगे। ओके, तो फाइनलाइज करने के लिए
ऑफिसर के पास टाइम रहता है, दैट इज 6 months. So officer can finalize the assessment within 6 months from communication of provisional order. देखिए, प्रोविजनल ऑर्डर जैसे ही मिलेगा टैक्सेबल पर्सन को, उधर से 6 महीने में वो असेसमेंट को क्या करना पड़ेगा, फाइनल. इट इज फाइनल असेसमेंट. तो हो सकता है कि जितना प्रोविजनल में है उतना ही फाइनल में है. हो सकता है जितना प्रोविजनल में है उससे ज्यादा फाइनल में भरना पड़े. हो सकता है उल्टा, प्रोविजनल ज्यादा भर दिया, फाइनल में कम भरना पड़ रहा है. तो हम लोग को रिफंड मिलेगा इस केस में. ओके. प्रॉपर ऑफिसर में कॉल फर्दर इंफॉर्मेशन इफ रिक्वायर्ड. ओके, अगर उसने प्रोविजनल असेसमेंट कर दिया है पर उसको और इंफॉर्मेशन चाहिए, he can call for that information. Joint commissioner, additional commissioner can extend the time limit. Okay, किस चीज का टाइम लिमिट? टू पास द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर. नॉर्मली टाइम लिमिट इज 6 months, बट अगर जेसी या फिर एसी चाहे तो क्या कर सकते हैं वो लोग, और 6 महीने से इस टाइम लिमिट को बढ़ा सकते हैं. मतलब अब टाइम लिमिट कितना हो जाएगा? टाइम लिमिट हो जाएगा 1 साल. लेकिन कब होगा ये? जेसी एसी के अप्रूवल से. लेकिन अगर कमिश्नर चाहे तो कमिश्नर 4 साल से एक्सटेंड कर सकता है ये टाइम लिमिट को. ओके, जो 6 महीने का टाइम लिमिट है, कमिश्नर कैन एक्सटेंड इट बाय 4 years. 4 साल और. क्लियर है पॉइंट? अभी ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट का टेबल. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है. इंटरेस्ट टेबल. इफ फाइनल टैक्स इज पेएबल बाय असेसी. ओके, मतलब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में पाया जाता है कि 120 रुपया भरना है. प्रोविजनली ऑफिसर ने आपसे 80 रुपीज भरवा दिए, तो 40 रुपीज जो है वो हमें पे करना पड़ेगा. ये सर, 40 रुपीज हम लोग को पे करना चाहिए. अभी जो 40 रुपीज है, वो 40 रुपीज जो हमको पे करना है, वो इंटरेस्ट के साथ पे करना. ऐसे ही पे नहीं करना, इंटरेस्ट के साथ पे. इंटरेस्ट कब से लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड सप्लाई. एग्जाम्पल्स. अज्यूम करते हैं कि हम लोग को जनवरी मंथ में एक सेल करने का था. ओके, जनवरी मंथ में हम लोग को एक सेल करने का था, जैन 2024 में. तो हम लोग को इसका रेट ऑफ टैक्स नहीं मालूम था. हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने 12 जनवरी को प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई किया. हम लोग को 28 जनवरी को प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर मिल गया. ओके, जिसमें कहा गया कि आपको 50,000 रुपये पे करना पड़ेगा और आप सप्लाई कर सकते हो. तो हमने 29 जनवरी को ही क्या कर दिया, गुड्स को सेल कर दिया. यानी जो 50,000 का पेमेंट है, ओके, इसका ड्यू डेट क्या रहता है? इसका ड्यू डेट वुड बी, देखो पहली बात तो, जो प्रोविजनल असेसमेंट में हम लोग जा रहे हैं, ओके, ये जनवरी मंथ का लायबिलिटी. तो ये जो सेल हो रहा है ये आपको 20th फेब तक जमा करना है. ओके, 20th फेब्रुवरी तक इस टैक्स का पेमेंट करना है. इस टैक्स का मतलब ये 50 का तो करना ही है. इसके साथ जैन में जो भी आपने सेल्स किया सबका लायबिलिटी कब पे करना है? 20th फेब्रुवरी को. अब गवर्नमेंट सेस अगर फाइनल असेसमेंट हुआ इन द मंथ ऑफ May 2024, ओके, एंड द डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर असेसमेंट वाज से 15th May. 15 मई को खत्म हो गया असेसमेंट. ऑफिसर ने आपको बोला कि यू आर डायरेक्टेड टू पे विद इन 7 days. अब यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि आप 22 मई को पे करने वाले हो. ठीक है. फाइनल असेसमेंट में निकलता है कि 1,20,000 भरने को आ रहा है. तो कितना आपको पे करना पड़ेगा अभी? कहने से 70,000. 50 तो आपने ऑलरेडी पे कर दिया. अब 70,000 एक्स्ट्रा भरना है, लेकिन सिर्फ 70 नहीं, 70 के ऊपर इंटरेस्ट भी.
इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा? तो आंसर इज, जो भी ये ट्रांजैक्शन था उसका लायबिलिटी भरने का जो ड्यू डेट है उसके बाद से, दैट इज फ्रॉम 21st February टू डेट ऑफ पेमेंट, दैट इज 22nd May। क्लियर है पॉइंट? कितना डेज आता है देखो, फरवरी का 8 दिन, मार्च का 31 39 हो गया, अप्रैल का 30 69, एंड 22, मतलब 89 91 डेज। सो 91/366 इंटू 18%, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट इज 18%। तो कितना आएगा देख लो, सिंस इट इज लीप ईयर मैं यहाँ पर 366 लिया। 3132 का इंटरेस्ट आएगा। आ रहा है पॉइंट समझ में? अगर फाइनल लायबिलिटी इज पेएबल बाय असेसी, ही हैज टू पे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब से लगेगा? जो भी ड्यू डेट था उसके अगले दिन से लेकर के जब भी हम पे कर रहे हैं तब तक। गेटिंग द पॉइंट? एट द रेट ऑफ 18%। अब अगर केस इसका उल्टा हुआ तो क्या? जहां पर मेजोरिटी स्टूडेंट्स का मिस्टेक होता है, ध्यान से सुनना। प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया से ऑन 19 जनवरी। ओके, 19 जनवरी को प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया। इसमें लिखा गया कि सर आपको पे करना पड़ेगा 1,30,000। ठीक है, हम लोगों ने बोला ओके, हम लोग का सेल हो गया। अभी जो 20 फरवरी है, ओके, 20 फेब को हम लोग क्या करेंगे, ये 1,30,000 का भी पेमेंट कर लेंगे प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर के हिसाब से। अब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया है ऑन 19 मई, ओके, जो कहता है कि योर लायबिलिटी वॉज ओनली ₹80,000, बट हाउ मच डिड यू पे? 1,30,000। तो अभी हमको रिफंड कितने का आना चाहिए? हमको रिफंड आना चाहिए 50,000 का, हम लोग को रिफंड आना चाहिए। पर ये रिफंड के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, कि जो 50,000 का रिफंड चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने टाइम में करना है? तो आंसर इज 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। जो रिफंड में सीखा, 2 years फ्रॉम रेलेवेंट डेट। व्हाट इज द रेलेवेंट डेट इन दिस केस? फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट 19 मई 2024, यहां से 2 साल। इसमें हमको क्या करना है? अप्लाई करना। अज्यूम करते हैं कि हमने अप्लाई किया ऑन 3 जून 2024। हमने क्या किया? एप्लीकेशन किया है फॉर रिफंड ऑफ 50,000। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, क्या हुआ सुन लो। 19 मई को 19 मई को फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, जिसमें लिखा है 80,000 रुपये भरना चाहिए था। और हमने कितना भरा है? हमने भरा है 1,30,000। तो सबसे पहली बात तो रिफंड के चैप्टर में गवर्नमेंट से इस रिफंड के लिए आप एप्लीकेशन करो 2 साल के अंदर अंदर। 2 साल कहाँ से गिनेंगे? फ्रॉम 19 मई। तो 19 मई 2024 से 2 साल के अंदर हमें इस 50,000 के लिए एप्लीकेशन करना। अब मान के चलते हैं कि वी अप्लाइड ऑन 3 जून, वी अप्लाइड ऑन से 3 जून। तो गवर्नमेंट सेज इन रिफंड चैप्टर, रिफंड वुड बी ग्रांटेड विद इन 60 days फ्रॉम एप्लीकेशन। तो हमको यहाँ पर 60 दिन में रिफंड मिलेगा। सो 27 days ऑफ जून प्लस 31 days ऑफ जुलाई, कितना होता है? तो जून के 27 दिन, जुलाई के 31 days, एंड अगस्त के 2 दिन। मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको 2 अगस्त तक, ठीक है, आपको 50,000 का रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 2 अगस्त तक रिफंड नहीं मिलता, तब आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम 3 अगस्त। गेटिंग द पॉइंट?
अभी मान के चलते आपको रिफंड मिला है ऑन से 18 सितंबर 2024। ओके, इस दिन पर आपको रिफंड मिल गया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट तो देगा 50,000 पर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी 6% पर एनम। कितने दिन का मिलेगा? तो आंसर इज 3 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर। ओके, तो यहाँ पर 31 - 2, 29 डेज का इंटरेस्ट मिलेगा अगस्त का, सितंबर का 18 डेज, मतलब आपको 47 डेज का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितने अमाउंट पर? 50,000 रुपीज पर। क्लियर है पॉइंट? मतलब अगर आप लोग को 2 अगस्त के अंदर रिफंड मिला होता, 2 अगस्त के अंदर रिफंड मिला होता, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। 2 अगस्त के बाद मिला है, इसलिए इंटरेस्ट मिला है, दैट टू फ्रॉम 3 अगस्त टू 18 सितंबर। गेटिंग द पॉइंट? तो ये अपना रिफंड का भी पार्ट हो गया। उसके बाद रिलीज ऑफ सिक्योरिटी, मतलब अगर हम लोग को फाइनल लायबिलिटी पेएबल आया है, हम लोग पे करेंगे। पे करने के बाद हम लोग ने जो सिक्योरिटी दिया था, वो रिलीज के लिए एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे उसके 7 दिन में उनको क्या करना है? रिलीज करना है। कि ये दोनों पॉइंट अपना हो, ये एक पॉइंट हो चुका है। एंड फाइनलाइज्ड जो असेसमेंट ऑर्डर है जो 19 मई को पास हुआ है अपने केस में, दिस ऑर्डर इज अपीलेबल। अगर मतलब हमको इस ऑर्डर से मतलब नाराजगी है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम अपील फाइल करेंगे। आ रहा है क्या समझ में? सो हियर वी कंप्लीट विथ सेक्शन नंबर 60। नाउ लेट अस सी सेक्शन नंबर 61। ठीक है, अभी सेक्शन नंबर 61 स्टडी करेंगे। सेक्शन नंबर 61 इज फॉर स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। ओके, सेक्शन नंबर 61 इज फॉर स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। अब स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स में क्या होगा? स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स में आपके रिटर्न्स से जो डिस्क्रपेंसी आ रही है वो ऑफिसर हाईलाइट करेगा। ओके, जो रिटर्न से डिस्क्रपेंसी आ रही है, बाकी कुछ भी नहीं, रिटर्न्स वाला डिस्क्रपेंसी। सो प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटिनाइजेस द रिटर्न्स फर्निश्ड टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ रिटर्न फाइल। ओके, हो सकता है कि आप लोगों ने जीएसटीआर 3B में कम टैक्स पे किया हो। ठीक है, 1 में ज्यादा सेल्स दिखाया, लेकिन 3B में कम भरा। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने आईटीसी ज्यादा क्लेम किया 2B के मुकाबले। तो उन सब का जो डिस्क्रिपेंसी है वो कौन आइडेंटिफाई करेगा? ऑफिसर आइडेंटिफाई करेगा अंडर सेक्शन 61। ठीक है, रिटर्न्स फाइल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन एंड इन्फॉर्म्स द डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, रिटर्न्स का जो डिस्क्रिपेंसी है वो इन्फॉर्म करेगा अंडर सेक्शन 61। ओके, जिसमें वो AS-MT-10 इशू करेगा। ठीक है, ये फॉर्म नंबर है, AS-MT-10 इशू करेगा। उसका रिप्लाई हम लोग को 30 दिन के अंदर अंदर करना है। ओके, अभी रिटर्न्स में डिस्क्रिपेंसी क्या हो सकता है? देखो, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जो टेबल नंबर 8A रहता है, ओके, जो GSTR 9 की बात कर रहा हूँ, GSTR 9 में एक टेबल रहता है, टेबल नंबर 8 है। इसमें जो ITC रहता है वो GSTR 2A से आता है। ओके, एंड आप लोग के 3B का ITC कंपेयर किया जाता है, पहले कंपेयर किया जाता था, अभी तो 2B से कंपेयर होगा। सो 2A और 3B में जो डिफरेंस रहता है उसके लिए AS-MT-10 आता है। ठीक है, या तो फिर अगर समझो कि आपके 3B में आपने ITC लेट लिया, तो ऐसे सब केसेस में AS-MT-10 इशू होता है। ओके, जब भी आपने आईटीसी रिटर्न फाइलिंग के डेट के बाद लिया रहेगा। ओके, मतलब कि जो आपका आईटीसी क्लेम करने का लास्ट डेट रहता है उसके बाद आपने आईटीसी लिया है, तो ऐसे केस में भी आपको ये वाला नोटिस मिल सकता है। ठीक है, तो ये जब भी आपको नोटिस मिलेगा, वो नोटिस का आपका जो रिप्लाई है वो कितने दिन में करना चाहिए? 30 डेज में रिप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? इफ द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड बाय टैक्सेबल पर्सन आर नॉट एक्सेप्टेबल, का मतलब कि अगर उसने जो रीजंस दिया है गलत आईटीसी क्लेम करने का, ओके, या फिर कम टैक्स पे करने का, अगर उसका रीजंस एक्सेप्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या होएगा? यहाँ पर ऑफिसर और डिटेल में जाएगा। एवरीवन लिसन,
और डिटेल में जाएगा। ओके, और डिटेल में जाएगा मतलब कि मान के चलो कि रिटर्न्स में डिस्क्रिपेंसी है, तो अभी डिस्क्रिपेंसी क्यों है? देखो एकदम सिंपल चीज है। समझो 100 रुपए का लायबिलिटी था, आपने 90 रुपीज पे किया, अब 10 रुपया आप पे नहीं कर रहे हो, तो ऑफिसर को और डाउट जाएगा कि जो 90 दिखाया वो भी सही है कि नहीं। तो वो डिटरमाइन करने के लिए ऑफिसर क्या करेगा, सेक्शन नंबर 65 में डिपार्टमेंट ऑडिट करवा सकता है, या तो सेक्शन नंबर 66 में स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। तो जो भी कुछ मैकेनिज्म रहता है टू असेस द लायबिलिटी, उसके लिए हम लोग जाएंगे। तो सेक्शन नंबर 61 में प्राइमा फेसी रिटर्न्स के बेसिस पे डिस्क्रिपेंसी निकाला जाता है। ओके, रिटर्न्स के बेसिस पे। अभी रिटर्न्स में जो डिस्क्रिपेंसी है, उसके लिए जो आपने रीजंस दिया है वो सही नहीं लग रहा है, तो इसमें और डिटेल में जाएंगे ये चेक करने को कि जो रिटर्न में दिखाया है वो खुद भी सही है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर सेक्शन 65 66 में जा सकता है ऑफिसर। इंस्पेक्शन सर्च सीजर सेक्शन नंबर 67 उन सब में जा सकता है। एंड फिर वो क्या कर सकता है, सेक्शन नंबर 73 या फिर 74 में ऑर्डर पास कर सकता है। ओके, अब बात करेंगे जिसमें अमेंडमेंट आया है, सेक्शन नंबर 62, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। अभी जो सेक्शन नंबर 61 था उसमें क्या था, हम तो रिटर्न फाइल कर रहे थे टाइम पर। ठीक है, हम लोग तो रिटर्न फाइल कर रहे थे टाइम पर, लेकिन हम लोग ने सोचा कि रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई कर रहा है ऑफिसर, एक काम करते रिटर्न ही फाइल नहीं करते। तो रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो सेक्शन नंबर 62 अट्रैक्ट होगा। सेक्शन नंबर 62 सेज, सेक्शन नंबर 62 सेज, व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट फाइल इट्स जीएसटीआर 3B। ओके, जीएसटीआर 3B का सेक्शन है। उसके बाद ये सेक्शन के अंदर बहुत सारे रिटर्न है। ओके, जीएसटीआर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब इसी सेक्शन में, सेक्शन 39 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और फाइनल रिटर्न अंडर सेक्शन 45। ओके, सेक्शन नंबर 45 में फाइनल रिटर्न रहता है, मतलब जिस भी पर्सन का नंबर कैंसल हो रहा है, ओके कैंसिलेशन हो चुका है, उसको क्या फाइल करना पड़ता है, जीएसटीआर 10, दैट इज फाइनल रिटर्न। ओके, तो जब भी आपने ये रिटर्न्स को टाइम लिमिट के अंदर फाइल नहीं किया तो ऑफिसर क्या करेगा, एक सेक्शन नंबर 46 के अंदर एक नोटिस भेजेगा जिसमें लिखा होगा कि रिटर्न्स आपको 15 दिन में फाइल कर। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सुन। अगर आप लोगों ने जीएसटीआर 3B या फिर 4 5 6 7 8 जो भी आप लोगों ने डेडलाइन डेडलाइन के अंदर नहीं किया, टाइमलाइन के अंदर नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, ऑफिसर आपको एक नोटिस भेजेगा जिसमें लिखेगा वो कि प्लीज फाइल रिटर्न विद इन 15 days फ्रॉम द इशुएंस ऑफ नोटिस। तो हम लोग को क्या करना है, 15 दिन में रिटर्न फाइल करना। अगर हमने फिर भी नहीं किया तो क्या होगा देखते हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट फाइल रिटर्न इवन आफ्टर 15 days फ्रॉम इशुएंस ऑफ नोटिस, नोटिस इशू होने के बाद 15 दिन भी खत्म हो चुके हैं, फिर भी हम रिटर्न फाइल नहीं कर, तो ऐसे केस में ऑफिसर क्या करेगा, एक असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। मतलब कि इसको कहा जाता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। तो सेक्शन नंबर 62 के अंडर एक ऑर्डर पास होगा, दैट वुड बी कॉल्ड एज असेसमेंट ऑर्डर। ओके, वो असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा ऑफिसर अंडर सेक्शन 62, लेकिन कब करेगा, जब सेक्शन 46 का नोटिस इशू होने के बाद 15 दिन में आप लोग रिटर्न फाइलिंग नहीं कर रहे हो तब करेगा। ओके, अभी जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर है ये कब तक पास होना चाहिए, यहाँ पर टाइम लिमिट दिया हुआ है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर shall be passed within 5 years from the due date to furnish annual return। एक एग्जांपल लेता हूँ, समझो 2021 का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट था 31 दिसंबर 2021, तो यहाँ से 5 साल मतलब 31 दिसंबर 2026 तक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो सकता है अंडर सेक्शन 62। ओके, चलो अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट। इफ हाउएवर अ रजिस्टर्ड पर्सन
furnishes a valid return within 60 days of service of order. ओके, सर्विस ऑफ ऑर्डर। अभी यहाँ पर एक एक्सटेंशन का कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार पूरा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँ। However, a registered person if furnishes valid return within 60 days from the service of notice, the said assessment order shall be deemed to be withdrawn. अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है प्लस 60 days extension is possible on payment of 100 rupees per day late fees beyond first 60 days, ओके, ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। अभी सुनो, अज्यूम करते हैं कि सेक्शन नंबर 46 का नोटिस आया ऑन 15 दिसंबर 2023। आपको इसको रिप्लाई कितने दिन में करना होता है, हम लोगों ने सीखा 15 दिन में रिप्लाई करना है। रिप्लाई करना मतलब रिटर्न फाइल करना, 30 दिसंबर तक रिटर्निंग फाइलिंग हो जाना चाहिए। ओके, मान के चलो आपने नहीं किया, यू डिडंट फाइल द रिटर्न विद इन 15 डेज। अब क्या होगा, अब ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। कभी भी कर सकता है पर 5 साल के अंदर अंदर करना है। तो अभी ये अज्यूम करते हैं नवंबर नहीं, इसका अक्टूबर लेता हूँ। अक्टूबर 23 का पीरियड था, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 23-24। 2024 का एनुअल रिटर्न का डेट क्या रहता है, 31 दिसंबर 2024। यहाँ से 5 साल, मतलब 31 दिसंबर 2029 तक वो क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है। इसने तो चलो अगले महीने ही पास कर दिया, लेट अस से ऑन 15 जनवरी 2024। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। अगर ये ऑर्डर पास होने के बाद हम लोग 60 डेज के अंदर अंदर अगर वैलिड रिटर्न फाइल कर लेते हैं, ओके, ये जो ऑर्डर पास हुआ है मतलब कि हम लोग को सर्विस हुआ है, समझो कि सेम डे ही सर्विस हुआ। ये सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर जो है, इसके 60 दिन के अंदर अंदर, okay, इसके 60 दिन के अंदर अंदर अगर हमने वैलिड रिटर्न फाइल किया, तो डेट कौन सा आएगा यहाँ पर, समझो 15 मार्च आ रहा है। 15 मार्च तक अगर हम लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया, तो ये जो ऑर्डर है ये क्या हो जाएगा, विड्रॉ कर लेगा। ऑफिसर वुड विड्रॉ दिस ऑर्डर, ऑफिसर वुड विड्रॉ दिस ऑर्डर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर पास होने के बाद ऑफिसर इस ऑर्डर को वापस लेगा। क्या ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर में बोल दिया कि इतना इतना लायबिलिटी है, भरना ही पड़ेगा, पर फिर भी हमने रिटर्न फाइल कर दिया कितने दिन में, 60 दिन के अंदर अंदर, देन दिस ऑर्डर वुड बी विड्रॉन। क्लियर है। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ये 60 दिन के बाद हम आपको और एक्सटेंशन देंगे, और 60 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, 100 रुपीज पर डे CGST, 100 रुपीज पर डे SGST। इतना आपको लेट फीस हर दिन का लगेगा फॉर द डिले बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 60 डेज। ठीक है, तो आपको और 60 दिन मिल रहा है। अज्यूम करते हैं कि आप 45th डे पर फाइल करते हैं वैलिड रिटर्न, तो आपको पेनल्टी कितना लगेगा, 4500 CGST, 4500 SGST, 9000 का लेट फीस लगेगा। लेट फीस भरना पड़ेगा आपको, ओके। उसके बाद जो भी आप रिटर्न्स फाइल करेंगे उसमें टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो भी है वो सब तो आपको करना ही पड़ेगा, ओके। उसके बाद क्या होएगा, ये जो ऑर्डर बना हुआ था आपका अंडर सेक्शन 62, दिस ऑर्डर वुड बी विदड्रॉन, वो ऑफिसर उसको वापस ले लेगा। क्लियर है। सो हियर वी डन विथ सेक्शन नंबर 62। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, वो तो सिंपल ही है, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन वुड बी लेविड फॉर लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। वो तो नॉर्मल ही है, जितना भी आप टैक्स का लेट पेमेंट कर रहे हो उतना इंटरेस्ट तो बढ़ते ही जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 63 की, दैट इज असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब जो भी पर्सन GST में अनरजिस्टर्ड है डिस्पाइट ऑफ बीइंग लायबल, या फिर जिसका भी नंबर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया है अंडर सेक्शन 29(2). ठीक है, बहुत सारे मोड्स थे कैंसिलेशन के। जब आप एंटी प्रॉफिटरिंग करोगे, रूल 10A को कंप्लाई नहीं करोगे,
ओके, फिर डेटा अपना सेक्शन नंबर 16 का आईटीसी आपने ले लिया विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशन। आपने दूसरे जगह से बिजनेस किया, बिजनेस चालू करके 6 महीने का रिटर्न फाइल नहीं किया, मतलब 6 महीने तक बिजनेस चालू नहीं किया, नंबर लेके 6 महीने तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। तो ये सब चीजें आर द इवेंट्स विच आर वारंटिंग कैंसलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। तो ऑफिसर आप अगर आपका नंबर कैंसिल करेगा, या तो आप अनरजिस्टर्ड हो डिस्पाइट ऑफ बीइंग लायबल। ओके, डिस्पाइट ऑफ बीइंग लायबल। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सेक्शन नंबर 63 अट्रैक्ट होगा। ओके, सेक्शन नंबर 63 अट्रैक्ट होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 63 में उसका असेसमेंट किया जाएगा अंडर सेक्शन 63। अब सेक्शन 63 में क्या हो रहा है देखो, एज पर रूल नंबर 100 of CGST rules, a notice will be issued to defaulter seeking reply within 15 days। मान के चलो कि मेरा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, पर मैंने नंबर लिया ही नहीं। तो जब भी ऑफिसर को मालूम पड़ेगा, वो क्या करेगा, एक हम लोग को नोटिस देगा, मुझे एक नोटिस देगा, बोलेगा कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉम द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस assessment year this, the turnover shown in the respective field is more than rupees 20 lakhs. Thus, you were liable for registration, but it is found that you have not obtained। ठीक है, आप रिप्लाई करो। तो यहाँ पर हमको रिप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा 15 दिन में रिप्लाई करना। ठीक है, अगर हम लोगों ने 15 दिन में रिप्लाई फाइल नहीं किया तो क्या आएगा, असेसमेंट ऑर्डर शैल बी पास्ड विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एनुअल रिटर्न टू विच द फाइनेंशियल ईयर रिलेट्स। मतलब कि अगर समझो 23-24 का साल का बात कर रहा है, तो 31 दिसंबर 2024 से 5 साल, इसमें क्या पास करेगा वो, असेसमेंट ऑर्डर। दिस असेसमेंट ऑर्डर वुड बी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाएगा। ओके, आगे सेक्शन नंबर 64। सेक्शन नंबर 64 समरी असेसमेंट। सेक्शन नंबर 64 इज समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट क्या रहता है, समरी असेसमेंट मतलब कि ऑफिसर एकदम डिटेल प्रोसीडिंग्स नहीं करेगा। वो क्या करेगा, फास्ट ट्रैक असेसमेंट करेगा, एकदम फास्ट, जितना हो सके उतना फास्ट। क्यों ऐसा कर रहा है फास्ट, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आप देश छोड़ के भागने वाले हो, या फिर अगर आपको अभी नहीं पकड़ा तो बाद में पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो देयर माइट बी सम रीजंस। ठीक है, एक एविडेंस होना चाहिए ऑफिसर के पास। अगर वो एविडेंस है तो ही क्या कर सकता है वो समरी असेसमेंट कर सकता है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। समरी असेसमेंट कैन बी इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। ओके, ऑफिसर अगर ऑफिसर समरी असेसमेंट कब कर सकता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। अगर ऐसा उसको लगता है कि ये जो केस है, इसकी वजह से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो सकता है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, समरी असेसमेंट करना पड़ेगा, ऐसा उसको लग रहा है, तो ही वो सेक्शन नंबर 64 में जा सकता है, विथ द प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। ठीक है, लेकिन परमिशन लगेगा, परमिशन लगेगा। ओके, तो परमिशन जो भी रहेगा वो देना पड़ेगा एडिशनल कमिश्नर एंड जॉइंट कमिश्नर को। अगर परमिशन नहीं रहेगा तो नहीं कर सकते। कब परमिशन देंगे, व्हेन द प्रॉपर ऑफिसर हैज एविडेंस, प्रूफ, पुख्ता सबूत होना चाहिए, दैट अ टैक्सेबल पर्सन हैज इनकर्ड अ लायबिलिटी टू पे टैक्स अंडर द एक्ट। ओके, मतलब कि टैक्सेबल पर्सन का कुछ लायबिलिटी आ रहा है, कुछ लायबिलिटी आ रहा है, ओके, जो उसने पे नहीं किया। तो इस वजह से हम लोग को समरी असेसमेंट करना पड़ेगा, एंड इसका हमारे पास एक एविडेंस भी है। आगे,
द ऑफिसर हैज सफिशिएंट ग्राउंड्स टू बिलीव दैट delay in passing the assessment order may adversely affect the interest of revenue. तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग थोड़ा भी लेट कर देंगे असेसमेंट ऑर्डर पास करने में, तो हो सकता है कि जो पर्सन है वो चला जाए, क्योंकि इंडिया छोड़ के भाग जाए, या फिर बाद में हमको पैसा ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में ऑफिसर क्या करता है, समरी असेसमेंट करता है। ओके, मतलब क्विकली असेसमेंट करेगा। तो यहाँ पर क्विकली असेसमेंट कब कर सकता है वो समझ में आया, परमिशन किसको देना है वो समझ में आया। अभी यहाँ पर दो तीन पॉइंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है जनरली एग्जाम में। व्हेन अ टैक्सेबल पर्सन इज अनअसर्टेनेबल, मतलब कि टैक्सेबल पर्सन को अगर हम ढूंढ नहीं पा रहे, ओके, देन द पर्सन इन चार्ज वुड बी डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन। तो जिस भी पर्सन के पास गुड्स पड़ा हुआ है उसी को टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा, जब भी टैक्सेबल पर्सन नहीं मिलेगा तब। उसके बाद द समरी असेसमेंट मे बी विड्रॉन, शाल बी विड्रॉन नहीं बोला, मे बी विड्रॉन बाय एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय टैक्सेबल पर्सन। मतलब कि अगर समझो मेरे अगेंस्ट उन्होंने समरी असेसमेंट इनिशिएट किया, ओके, इनिशिएट किया, लेकिन मैंने एप्लीकेशन फाइल किया कि सर जो भी आप समरी असेसमेंट कर रहे हो ये सोच के कि मैं भाग जाऊंगा या फिर मैं आपको टैक्स का पेमेंट नहीं करूंगा, तो ये गलत है, इट इज इरोनस। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऑन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर विड्रॉवल ऑफ समरी असेसमेंट ऑर्डर विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर। मतलब हमको अगर एप्लीकेशन करना है तो कितने टाइम में करना है, विद इन 30 days। अगर हम लोग का एप्लीकेशन सही लगता है तो क्या करेगा वो, हम असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ करेगा। कितने टाइम में अप्लाई करेंगे हम लोग, समरी असेसमेंट ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर, ओके। या फिर ऑन हिज ओन मोशन, अगर उसको खुद को ही लगता है कि गलत हो गया, गलत पर्सन को हम लोग ने क्या भेज दिया, ऑर्डर, तो ऐसे केस में वो खुद ही क्या कर सकता है, उसको विड्रॉ कर सकता है। वेर ही फाइंड्स सच ऑर्डर टू बी इरोनस एंड में इंस्टेड फॉलो प्रोसीजर अंडर सेक्शन 73 74। मतलब इतना घाई करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पर्सन तो अच्छा निकला, हम तो इसको देव मानुस समझते थे, ओके, पर ये तो अच्छा आदमी निकला, मतलब कि हरामी हम लोग समझते थे, देव मानुस निकला, ओके, ऐसा। मतलब कि वो एक डायलॉग है ना, फिर हेरा फेरी का, वैसा कुछ। तो हम लोगों ने इसको गलत समझा, लेकिन वो पर्सन तो सही निकला। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन क्या करेगा, उसको वापस ले लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो छोड़ देगा उसको। वो चाहे तो सेक्शन नंबर 73 या फिर 74, उन सेक्शंस में जाकर के शो कॉज नोटिस दे सकता है और रिप्लाई ले सकता है एंड ऑर्डर पास कर सकता है। ओके, तो अपना सेक्शन 64 हो गया। अभी लास्ट दो सेक्शन है, सेक्शन 65 एंड 66। ऑडिट्स अंडर जीएसटी, सेक्शन नंबर 65 एंड 66, ऑडिट्स अंडर जीएसटी। अभी ऑडिट का मतलब क्या होता है, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स, रिकॉर्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ऑडिट करना आप सभी को मालूम है, आप सब ऑडिटर ही हो। ओके, ऑडिट में क्या करते हैं, ऑडिट में हम लोग चेकिंग करते हैं, ओके, चेकिंग करते हैं। तो क्या चेकिंग करेंगे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड और फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन ने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है, जो रिटर्न्स फाइल किया है, जो डॉक्यूमेंट्स फर्निश किया है, उन सभी का क्या होगा, ऑडिट। मतलब चेकिंग होगा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन ने किया है वो सही से किया है या नहीं किया। टू वेरीफाई टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड, taxes paid, refund claimed, and ITC availed, and to assess its compliance। ओके, मतलब कि जो भी आप लोगों ने कंप्लायंस करना चाहिए था वो किया है कि नहीं, वो किया है कि नहीं, आपने टर्नओवर सही से डिक्लेयर किया है कि नहीं, टैक्स सही से पे किया है कि नहीं, रिफंड सही से क्लेम किया है कि नहीं, आईटीसी बरोबर क्लेम किया है कि नहीं। तो ये सब चीजें क्या करते हैं लोग, ऑडिट करते हैं। कौन ऑडिट करता है,
ऑफिसर, ओके, डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है वो ऑडिट करता है। ओके, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 65 का ऑडिट। अब सेक्शन नंबर 65 का जो ऑडिट है, इट इज डन बाय टैक्स अथॉरिटी, इट इज डन बाय टैक्स अथॉरिटीज। सेक्शन नंबर 65 रेड विथ रूल नंबर 101। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑडिट होता है। ओके, कभी भी आप लोगों ने देखा रहेगा कि डिपार्टमेंट ऑडिट में बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर्स कवर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इस साल का ऑडिट करेंगे, बहुत सारे सालों का ऑडिट एक साथ किया जाता है। एंड यहाँ पर एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि ऑफिसर हर साल ऑडिट करे ही। कभी कभार किसी एक साल का निकला तो समझ में आ रहा है, जैसे अपन GSR 99C फाइल करते हैं हर साल, लेकिन 65 का ऑडिट हर साल नहीं होगा, जब ऑफिसर का मर्जी होगा तब होगा। ओके, सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग, दिस ऑडिट इज कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट, मतलब कमिश्नर के परमिशन से होगा, कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर एज ऑथोराइज्ड बाय हिम एट सच फ्रीक्वेंसी, कोई फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं, हर साल हो सकता है, हर 2 साल हो सकता है। ओके, द ऑडिट में बी कंडक्टेड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन के प्रीमाइसेस पे जाकर के भी ऑडिट हो सकता है। ऑडिटर कौन रहेगा? कमिश्नर खुद ही रहेगा ऑडिटर। ओके, या फिर उसने जिसको ऑथराइज किया रहेगा। इसका आउटकम क्या रहता है? ठीक है, जो भी ऑडिट होगा उससे क्या मालूम पड़ेगा? उससे मालूम सिंपली ये पड़ेगा कि टैक्स पेएबल था या फिर आपने सही से टैक्स पे किया था, टैक्स आपने ज्यादा रिफंड क्लेम किया है या फिर आपने सही रिफंड क्लेम किया। तो जो भी रहेगा, इफ टैक्स इज फाउंड पेएबल और erroneous refund has been granted, then adjudication would be done under section 73 74। मतलब क्या होगा सुनो, सेक्शन 65 इज द ऑडिट जिसमें आपने क्या गलत किया है वो ढूंढा जाएगा। एंड गलत जो चीज है, गलती, वो फाइंड होने पर सेक्शन नंबर 73 में शो कॉज नोटिस दिया जाएगा एंड ऑर्डर पास किया। क्लियर है क्या? मतलब क्या गलती किया वो ढूंढना तो पड़ेगा, नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा? तो ढूंढने के लिए सेक्शन 65, सेक्शन 65 इज टू फाइंड, ऑडिट ऑडिट करेंगे तो फाइंड कर पाएंगे क्या गलत किया। जो भी गलत किया उसके लिए रीजन मांगेंगे सेक्शन 73 के शो कॉज नोटिस में, एंड फिर हम लोग रिप्लाई लेके ऑर्डर भी इसी सेक्शन में पास करेंगे। टाइम लिमिट टू कंप्लीट ऑडिट 3 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, मतलब कमेंसमेंट स्टार्ट जहां से होगा उसके 3 महीने में ऑफिसर ने ऑडिट को खत्म करना। 6 मंथ्स का एक्सटेंशन पॉसिबल है, मतलब 3 + 6 मंथ्स। अभी कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मीनिंग क्या है वो सुन। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट मीन्स the date on which records are made available okay, date on which records and other documents are made available, और यहाँ पर ये हट गया है, यहाँ पर ये हाइड हो गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, date on which records are being made available or date of initiation of audit at the place of business of registered person whichever is later। ओके, लेटर से कितने टाइम में? लेटर से 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है? खत्म करना। क्लियर है क्या? विद इन 3 मंथ्स 6 मंथ्स एक्सटेंशन इज पॉसिबल। क्लियर है पॉइंट्स? अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 66 की ऑडिट की। सेक्शन नंबर 66 का ऑडिट होता है स्पेशल ऑडिट। ओके, स्पेशल ऑडिट क्या क्यों होता है वो सुन लो। जब भी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट चालू है, ओके, बाय डिपार्टमेंट, अब एक स्टेज पर ऐसा लगता है कि बहुत डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसका इतना सारा प्लेस ऑफ बिजनेस है, इतना सारा ATC है, तो हम लोग एक एक पॉइंट डिटेल में जाकर के चेक नहीं कर पा रहे। तो जिधर भी प्रॉब्लम आएगा ना, प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट विल टेक हेल्प ऑफ CA CMA। ओके, CA CMA का हेल्प लेता है। ओके, तो अज्यूम करते हैं कि एक एंटरप्राइज है A लिमिटेड, उसका 29 स्टेट्स में ब्रांचेस है, हर स्टेट में एक ब्रांच है। ओके, अभी यहाँ पर इतने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे, हर हर स्टेट में 4 4 यूनिट्स हैं।
तो 29 × 4 समझो कि 116 यूनिट्स है या उससे भी ज्यादा। तो इन सभी यूनिट्स का सेल परचेज ये सब चेक वगैरह करना है। तो ऑफिसर थोड़ी ना हर जगह पे जाकर के चेक कर पाएगा। तो यहाँ पर ऑफिसर क्या करता है, ऑफिसर उस रजिस्टर्ड पर्सन को बोलता है कि आपको स्पेशल ऑडिट करवाना पड़ेगा। अभी स्पेशल ऑडिट मतलब सीए सीए में से करे करवाना है। लेकिन क्या कोई भी सीए सीए में से करवाए हम स्पेशल ऑडिट? नहीं। स्पेशल ऑडिट is only to be done from a chartered accountant or cost accountant which is nominated by department। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर उसको क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा, कमिश्नर उसको नॉमिनेट करेगा। मतलब कि सी ए, ओके, CAB, सी ए नाम है CA के, इन्हीं CA से आप लोग क्या करवा सकते हो, ये ऑडिट करा सकते हो। अभी आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पर, एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, स्पेशल ऑडिट में बी ऑर्डर्ड बाय ऑफिसर नॉट बिलो असिस्टेंट कमिश्नर। ओके, असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे के लोग स्पेशल ऑडिट के लिए ऑर्डर नहीं दे सकते। ओके, डायरेक्टिंग द रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन को डायरेक्ट करेंगे टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय CACA में नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर, हैविंग रिगार्ड टू नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस। अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इज नेसेसरी। उसके बाद CACA में नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर, ये लोग ऑडिट करने वाले हैं। अगर ऑडिट के रिपोर्ट में ऐसा पाया जाता है कि इस रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, ओके, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में सेक्शन नंबर 73 74 का शो कॉज नोटिस देंगे, रिप्लाई लेंगे, ऑर्डर पास करेंगे। ठीक है। स्पेशल ऑडिट कितने टाइम में खत्म होना चाहिए, तो आंसर इज 90 डेज के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए, एंड 90 डेज का एक्सटेंशन इज पॉसिबल। एंड यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है वो कौन बेयर करेगा, डिपार्टमेंट बेयर करेगा। ओके, एक सेक्शन नंबर 65 का पॉइंट रह गया, ये वाला, ये वाला एंड और एक पॉइंट है बताता हूँ। जब भी ये वाला होने वाला है नॉर्मल डिपार्टमेंट ऑडिट, तो ऑफिसर ने क्या करना है, 15 दिन पहले का उसको प्रायर नोटिस देना है कि हम लोग 15 दिन में आने वाले हैं, प्लीज आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेडी रखो। ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रेडी रखो, ऐसा 15 दिन का एक प्रायर नोटिस पीरियड होना चाहिए। समझ में आ गया? ओके। एंड जो भी ये लोग फाइंडिंग्स ढूंढेंगे, ओके, फाइंडिंग्स जो भी ढूंढेंगे इन ऑडिट, वो विद इन 30 डेज क्या करना पड़ेगा, इन लोग को कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ ऑडिट। ऑडिट खत्म होने के 30 दिन में ऑफिसर ने क्या करना है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन का ऑडिट हुआ है उसको बताना है कि ये फाइंडिंग्स आपके अगेंस्ट हुआ है, क्या आप पे करना चाहोगे या फिर आपको हम शो कॉज नोटिस दे। वो पे करता है तो ठीक है, प्रोसीडिंग खत्म। अगर वो पे नहीं करता है तो शो कॉज नोटिस इशू होगा, फिर रिप्लाई लेंगे, फिर ऑर्डर होगा, तो वो सब नॉर्मल चलेगा फिर। क्लियर है क्या? दैट्स इट विद दिस चैप्टर।